हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कोर्स में हम लेके आए हैं लेक्चर थर्ड, जिसमें कि आज हम बात करेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। इंडिया किस तरीके से डेवलप हो रहा था, किस तरीके से चीज़ें या पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे। हम ऑलरेडी दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में वी टॉक अबाउट पोर्चुगीज़। नेक्स्ट लेक्चर जो हमने करा था उसमें हमने डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपको इन सब में से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्ज़ाम, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में बहुत बार चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि जो सक्सेसर मुगल एम्परर्स थे आफ्टर औरंगजेब, उनके कभी कभार अदर नेम पूछे गए हैं। फिर उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ चेंज करी थी जो मेन स्ट्रीम मुगल रूलर्स ने नहीं अपनाई थी, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। फिर आपके जो रीजनल पावर्स राइज हुई थी, फॉर एग्जांपल जैसे हैदराबाद, बंगाल, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। जैसे बंगाल के फाउंडर कौन थे? मुर्शिद अली खान, ठीक है, सॉरी मुर्शिद कुली खान थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से अब चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो हम बात करेंगे औरंगजेब के रेन के बाद, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1760 में, और वहीं पे हम बोलते हैं कि मुगल एम्परर या मुगल रूल का एक जो बड़ा फेज था वो ख़त्म हो गया। अब जो लेटरल फेज आया है मुगल रूल का, वो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी वाला फेज है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं इन फ्रंट ऑफ मुगल्स। सबसे पहले अगर आप बात करो तो कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस रहे हैं। अब एक्सटर्नल चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि बाहर से जो आक्रांता आए हैं उन्होंने किस तरीके से मुगल एम्परर्स, जो लीडर मुगल्स थे, उनके लिए चैलेंजेस पोज किए। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाते हैं आपके नादिर शाह। ठीक है, ये कौन थे? ये पर्शियन एम्परर थे, और ये अराउंड अराउंड 1930, सॉरी, ये आपके आए थे 1739। क्लियर? तो उस समय के लगभग ये इंडिया में आए थे, और उस समय आपका जो रूलर थे दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला, वो इंडिया में रूल कर रहे थे। क्लियर? तो जब ये यहाँ आए उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ युद्ध लड़ा और उनको बैटल ऑफ करनाल में बहुत बुरी तरीके से हराया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने आ जाए बैटल ऑफ करनाल, तो ये किससे रिलेटेड है? ऑन वन साइड ये किस किस के बीच में होता है? नादिर शाह, एंड ऑन द सेकेंड साइड देर इज मोहम्मद शाह रंगीला। अब मैं रंगीला क्यों बोल रहा हूँ? रंगीला उनका दूसरा नाम था, तो आपको उसी नाम से एक साथ बोलोगे तो याद रह जाएगा उनका सेकंड नेम में। क्लियर? तो सबसे पहला चैलेंज तो इन्होंने पोज किया था। अभी इन्होंने ये इतने बड़े चैलेंज की तरह है कि इन्होंने जब इंडिया में अटैक किया, इन्होंने बहुत हैवी पेनल्टीज लगाई ऑन द मुगल एम्परर। और जब ये यहाँ से गए तो ये खाली हाथ नहीं गए, ये पिकॉक थ्रोन लेके गए, ये कोहिनूर डायमंड को इंडिया से बाहर लेके गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इन्हीं से लेटर ऑन पास होकर, अब आप सोचेंगे कोहिनूर अगर ये ले गए तो ब्रिटिशर क्या लेके गए? तो ये क्या थे? ये इसको पर्शिया लेके गए, फिर वहां से लेटर ऑन पास होते होते वो किन के हाथ में आ गया था? रणजीत सिंह के हाथ में। क्लियर? और फिर रणजीत सिंह से आफ्टर एंग्लो सिख वॉर वो किसने ले लिया था? ब्रिटिशरों ने ले लिया था। तो दैट्स हाउ द होल कोर्स ऑफ कोहिनूर डायमंड इज इन इंडिया। अब इन्होंने क्या करा था? अराउंड एंड अराउंड 70 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, जिसको कि देने के लिए मुगल एम्पर को 2 से 3 साल लग गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिस जो कि हमें पढ़नी है दैट इज अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये लड़े थे। अब ये दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो मुगलों के खिलाफ, सेकंड मराठाओं के खिलाफ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मुगलों के खिलाफ भी आए थे और मराठाओं के खिलाफ भी आए थे। नादिर शाह की जब डेथ हुई थी तो उनके जो सक्सेसर के रूप में आए अहमद शाह अब्दाली, और ये बहुत बार आए हैं इंडिया 1748 से लेके 1761, बट आप इनका जो मेजर सिग्निफिकेंस पढ़ोगे दैट इज इन 1761 ऑन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये आपका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इनका यहाँ पर पढ़ोगे।
अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई किस किस के बीच? एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली थे और दूसरी तरफ आपके कौन थे? दूसरी तरफ आपके मराठा खड़े हुए थे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1757 में तो इन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया था, आगरा तक आ गए थे। फिर इन्होंने क्या करा था? एक अफगान केयरटेकर को मुगल एम्परर के पास बिठाया था। क्लियर? और ये क्या करके गए थे? आलमगीर सेकंड, ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से रूलर्स थे, कब आए थे। तो आलमगीर सेकंड को ये एज अ मुगल एम्परर बना के चले गए थे इंडिया में। और इनके साथ साथ इन्होंने सुप्रीम एजेंट बनाया था अपना, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो मीर बख्शी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर, ये बना के गए थे नजीबुद्दौला को, जो कि एक अफगानी थे। क्लियर? तो क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी अफगानी थे और नजीबुद्दौला भी अफगानी थे, तो वो इसलिए नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना के गए किसका? आलमगीर का। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था किसमें? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट इन्वेजन इनका हुआ था वो अराउंड एंड अराउंड 1767 के लगभग में हुआ था, जब ये आखिरी बार इंडिया आए थे। उसके बाद ये इंडिया में नहीं आए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करी, तो मैं आपको एक पूरी क्रोनोलॉजी दे देता हूँ रिगार्डिंग दी बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर? ये ध्यान रखना है। फर्स्ट बैटल कब लड़ी गई थी? ये सोचो कब लड़ी गई होगी? ये लड़ी गई थी आपकी 1526 में। ठीक है? किस किस के बीच लड़ी गई थी? मुगल फोर्सेस, जिसको कि लीड कौन कर रहे थे? आपके बाबर। और दूसरी तरफ आपके कौन थे? दूसरी तरफ थे आपके इब्राहिम लोधी। क्लियर? और यही था जिसने फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिसने फाउंडेशन करी थी किसकी? मुगल एम्पायर की। क्लियर? तो मुगल एम्पायर की इंडिया में फाउंडेशन स्टोन रखने वाला जो युद्ध था वो कौन सा था? आपका पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद आपको पता ही होगा कि बाबर ने 3-4 युद्ध और लड़े थे। बाबर ने मेनली अपनी पूरी जिंदगी में इंडिया में 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें कि सबसे पहला था पानीपत का युद्ध, फिर आ जाता है आपका चंदेरी का युद्ध, फिर आ जाता है आपका खांडवा, फिर घाघर। इस तरीके से था। इनकी क्रोनोलॉजी एक बार याद कर लेना कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था, कौन सा युद्ध बाद में हुआ था। इसके लिए बहुत सी शॉर्ट ट्रिक आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सेकेंड युद्ध की अगर हम बात करें, ये भी बहुत लैंडमार्क बैटल थी। इट इज बिटवीन दी विक्रमादित्य, और इनका एक और नाम था क्या? हेमू। विक्रमादित्य हेमू और अकबर के साथ। हालांकि अकबर ने खुद डायरेक्टली नहीं लड़ा था, ये अकबर की तरफ से कौन थे आपके? जो अकबर की तरफ से उनके रीजेंट थे, उन्होंने लड़ा था, बैरम खान। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अकबर के रीजेंट थे बैरम खान, उन्होंने लड़ा था 1556 में। पहला 1526, दूसरा 1556, थर्ड में बता चुका हूं आपको कब हुआ था, 1761। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत। फिर औरंगजेब के बारे में, या औरंगजेब के बाद जो वीक रूलर्स आए थे उनमें सबसे पहले थे आपके बहादुर शाह 1। ये सबसे एल्डेस्ट सन थे किसके? औरंगजेब के। क्लियर? अब ये गद्दी पे बैठ गए। हालांकि इन्होंने अपने क्या करा था, अपने बहुत से भाइयों को मार के ये गद्दी पे बैठे थे। इनका जो नाम था वो था प्रिंस मुअज्जम। और लेटर ऑन जब ये एम्परर बने तब इन्होंने अपना नाम या अपना एक टाइटल दे दिया, दैट इज बहादुर शाह फर्स्ट। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं का जो दूसरा नाम है उन्हें बोला था है, इन्हीं को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज शाहे बेखबर। डायरेक्टली आपसे वन लाइनर पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में कि शाहे बेखबर कौन से मुगल एम्परर थे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये नाम किसने दिया था? कैफी खान ने बोला था शाहे बेखबर। हालांकि इनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई। तो ये 1707 से 1712 यानी कि ओनली 5 ईयर ये गद्दी पर राज कर पाए। लेटर ऑन इनको जो सक्सीड किया था दैट इज बाय जहानदार शाह। इन्होंने किन की मत ली थी? जुल्फिकर खान की, जो लेटर ऑन इनके क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अब जहानदार शाह एम्परर तो बन गए, बट ये भी ज्यादा दिन के लिए नहीं बन पाए। ये सिर्फ कितने साल के लिए थे? फॉर 1 ईयर। 1712 में बने, 1713 में इनकी भी मृत्यु हो गई। इन्होंने लैंडमार्क चीजें जो करी दैट इज इजारा सिस्टम। क्लियर? इन्होंने इजारा सिस्टम को लाया था। अब ये इजारा सिस्टम होता क्या है? एक तरीके से कि ये क्या होती है? रेवेन्यू फार्मिंग होती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का इन्होंने एक तरीके से एक सिस्टम सेटअप किया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया था, जो कि किसने लगा दिया था? देखो, सबसे पहले जो आपका जजिया लगाया था वो किसने लगाया था? अगर आपको ये याद है तो आप बताओ, कौन थे वो जिन्होंने जजिया सबसे पहले लगाया था? क्लियर? चलो, मैं आपको शुरू से नहीं बताता क्योंकि ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, तो जब हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे तब करेंगे। बट मैं औरंगजेब से आपका स्टार्ट करता हूँ, या औरंगजेब के अकबर से। अकबर को जब पता लगा कि जजिया लग रहा है, टोल टैक्स लग रहा है, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या करा, जजिया को हटा दिया। अच्छा, जजिया बाय नेचर इज नॉट अ रिलीजियस टैक्स। क्लियर? ये रिलीजियस वे में लगता था, बट इट इज नॉट अ रिलीजियस टैक्स, इट इज अ काइंड ऑफ पोल टैक्स। ठीक है, पोल टैक्स या टोल टैक्स आप कुछ भी बोल सकते हो, बट किताबों में आपको पोल टैक्स लिखा हुआ मिलेगा, तो आप पोल टैक्स याद रखना। इट इज नॉट अ रिलीजियस टैक्स। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जजिया को रिलीजियस टैक्स टैक्स मान लेते हैं, इट इज नॉट। हालांकि इसका जो नेचर था वो रिलीजियस नेचर का था, बट रिलीजियस ये टैक्स नहीं था। तो जजिया क्या था? वो पोल टैक्स था, इसको अकबर ने हटा दिया था। क्लियर? फिर लेटर ऑन औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने इसको दोबारा लगा दिया था। फिर जहांदार शाह है, जहांदार शाह ने इसको हटा दिया। क्लियर? साथ साथ इन्होंने क्या करा था, जो जहांदार शाह थे और बहादुर शाह थे आपके, उन्होंने मराठाओं से मीडिएशन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जो आपके बहादुर शाह थे उन्होंने तो चौथ दिया था। अब ये चौथ क्या होता है, एक और शब्द मैं आपको बताऊंगा, दैट इज योर सरदेश मुखी। तो जहांदार शाह थे जो आपके, उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी दोनों देने की बात इनसे कर दी थी। क्लियर? चौथ क्या होता है? 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, कि दे हैव द पावर टू कलेक्ट 1/4 ऑफ द रेवेन्यू वेट एवर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड। क्लियर? हालांकि इसमें बस उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि जो चौथ होगी वो आपको मिलेगी, बट उसको कलेक्शन कौन करेंगे? उसको कलेक्शन करेंगे मुगल सूबेदार। बस इतना आपको याद रखना है कि चौथ कलेक्ट करने का राइट नहीं दिया था, चौथ लेने का राइट दिया था, बट दे कैन नॉट कलेक्ट इट। कलेक्ट, जो कलेक्शन करेंगे वो कौन करेंगे? मुगल सूबेदार, फिर वो मराठाओं को दे देंगे। क्लियर? अगर आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं आपके फर्रुखसियार। देखो, याद रखना है कि अब उनकी जितने भी मुगल एम्पर बने ना, उनकी कोई ना कोई मदद कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट आपको बताया, जहांदार शाह में कौन थे? जुल्फिकर खान। यहाँ पर कौन आ जाता है आपके? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ये इन्हें क्या बोला जाता है? किंग मेकर। ठीक है, इन्हें किंग मेकर बोला जाता था, और इनको एक और नाम से जाना जाता था, दैट इज सैयद ब्रदर्स। इन्होंने बहुत से लोगों को राजा बनाया था, मुगल एम्पर बनाया था। और ये क्या करते थे, जैसे फर्रुखसियार थे, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस अपनाई थी। इन्होंने भी क्या करा था? जजिया तो अबॉलिश किया था, साथ साथ पिलग्रिमेज टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया। क्लियर? जो इन दोनों को लगाया किसने था? औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट, 1717 में इन्होंने ही फरमान इशू किया था, किसको? ब्रिटिशर्स को। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, यही वो फरमान था जिसने लेटर ऑन कौन सी बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, जिसकी वजह से अगर ये फरमान इशू ना होता तो शायद ब्रिटिशरों को इतनी पावर ना मिलती, और देन बैटल ऑफ प्लासी होने की नौबत भी नहीं आती। फिर 1719 में द सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ डिथ्रोन्ड फर्रुखसियार। क्लियर? तो देखो, इस समय आपके जो नोबल्स हैं वो कितने पावरफुल हो गए कि वो मुगल एम्परर को हटा रहे। क्लियर? तो इन्होंने कितने साल का इनका कितने साल का राज था? 6 ईयर के लगभग का। क्लियर? पहले का 5, दूसरे का 1, और यहाँ पे टोटल 6। लेटर ऑन ही वॉज ब्लाइंडेड एंड किल्ड। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्परर वॉज किल्ड बाय हिज नोबल। क्लियर? तो ये बहुत लैंडमार्क चीज हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके रफ़ीउर दर्जात, और इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है, दैट ही इज दी इन्होंने सबसे छोटा पीरियड मुगल एम्परर का देखा है, यानी कि सबसे कम सालों के लिए इन्होंने राज किया है। साल में नहीं बोलूंगा मैं, कुछ महीनों के लिए ही राज किया है इन्होंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं रफ़ीउद्दौला। क्लियर? तो ये रफ़ीउद्दौला के बारे में आपको ध्यान रख लेना है। इनको शाहजहां 2 का टाइटल दिया गया था। क्लियर? और इनको भी किसने मदद करी थी बैठने में? सैयद ब्रदर्स ने, तो इनको शाहजहां 2 बोला गया था। हालांकि ये क्या थे? एक ओपीएम एडिक्ट थे, फिर इनकी इसी वजह से मृत्यु हो गई थी। फिर आपके लेटर ऑन बनते हैं कौन? फिर से यहाँ पर कौन मदद करेंगे? सैयद ब्रदर्स मोहम्मद शाह को बनाएंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो असली नाम था वो क्या था? रोशन अख्तर।
बिकेम द चॉइस ऑफ द सैयद ब्रदर। फिर इन्हीं को जो टाइटल मिला था मोहम्मद शाह का मिला था। लेटर ऑन हिस्टोरियंस ने इनको नाम दे दिया क्या, रंगीला, बिकॉज ऑफ हिज लग्जीरियस लाइफस्टाइल। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मोहम्मद शाह ने विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क, अब आपको ये याद करना है निज़ामुल मुल्क कहाँ से रिलेटेड है, क्या ये हैदराबाद से रिलेटेड है, क्या ये अवध से रिलेटेड है, या फिर ये बंगाल से रिलेटेड है, ये आपको याद करना है। तो मोहम्मद शाह विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क सैयद ब्रदर्स को हटा देते हैं, मार देते हैं, ताकि वो अपने जो अपना कार्यकाल है उसको अच्छे से बिता पाए। अब जब निज़ामुल मुल्क ने मदद करी है तो निज़ामुल मुल्क को भी उसके बदले में बहुत सा फायदा होगा। निज़ामुल मुल्क बन गए फिर पीएम, ठीक है, पीएम के लगभग लगभग वो बन गए थे लेटर ऑन। बट निज़ामुल मुल्क को लगा कि नहीं, उनको मुगल कोर्ट में नहीं रहना, उनको अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना है। तो वो फिर कहाँ गए, नीचे की तरफ आ गए थे और उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। क्लियर। फिर हम जब मोहम्मद शाह की बात कर ही रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया नादिर शाह जो कि मोहम्मद शाह के टाइम ही आए थे, उनको कैसे भूल जाएं। तो इनके टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ करनाल। लेटर ऑन मोहम्मद शाह को इम्प्रिजन कर दिया। देखो ये भी कितनी सोचने वाली बात है कि इस समय मुगल एम्परर को एक पर्शियन एम्परर क्या कर रहा है, उन्हीं के लैंड पे आके, उन्हीं के एम्पायर के अंदर आके इम्प्रिजन करके जा रहा है। फिर आते हैं आपके अहमद शाह बहादुर। इनके बारे में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, इनके लिए जो मेन याद रखना है वो रखना है क्या, उद्दम बाई, क्योंकि यही थी उस समय, ये बन गई थी इनकी रीजेंट और इन्होंने ही इनको रूल करने में हेल्प करी थी। फिर आते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट रूलर, आलमगीर सेकंड, ठीक है, आलमगीर सेकंड, जिसको कि किसने बिठाया था गद्दी पे, अगर आपको याद हो, अभी बताया मैंने, अहमद शाह अब्दाली। क्लियर, अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर सेकंड को बिठाया गद्दी पे, फिर वो लेटर ऑन अपना चले गए। इन्हीं के कार्यकाल में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, 1757। इसके बाद एक और बैटल हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, इट इज इन 1764। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो वो अब क्लियर हो गया होगा आपका। लास्ट आपके शाहजहां, हालांकि इनके बाद भी एक दो रूलर रहे थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके शाह आलम, जिनके कार्यकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, जो मैंने अभी आपको बताया। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर किन के कार्यकाल के टाइम हुई है, तो दैट वाज इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाह आलम सेकेंड। इनके बाद और इनके कार्यकाल की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने भी फरमान इशू किया था रिगार्डिंग दी दीवानी राइट, जो आपके ब्रिटिशर्स को मिल गए थे आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद 1765, एक साल बाद आपकी क्या होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। क्लियर। अब इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिशरों ने कंपेल किया मुगल एम्पायर को कि वो उनको दीवानी राइट्स दे दे, कहाँ के, आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब जब उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए तो उनके लिए तो काम आसान हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि और ये दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट अकबर शाह सेकंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने टाइटल दिया था राजा का टू दी राजा राम मोहन राय, जो बाद में बने, जिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है, सोशल रिफॉर्मर है। जब हम सोशल रिफॉर्म का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन सोसाइटी में रिगार्डिंग दी रिफॉर्म्स। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और लास्ट आपके आ जाते हैं बहादुर शाह, जिनको कि बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, जफर उनका सरनेम था, और ये लास्ट मुगल एम्परर थे। इसके बाद कोई भी मुगल एम्परर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसी दौरान आपका होता है क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट होने की वजह से फिर ब्रिटिशर गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर इनको कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। क्लियर, तो इनको रंगून भेज दिया गया, बाकी इनके जितने भी प्रिंस थे उनको आपका खूनी दरवाजे के सामने रख के मार दिया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेटर ऑन 1858 में आपका डिक्लेरेशन आता है क्वीन विक्टोरिया का, जब साफ साफ बोल दिया गया कि अब हम इसके बाद कोई भी सब्जुगेशन नहीं करेंगे, यानी कि और किसी साम्राज्य को हम अपने अंडर नहीं लाएंगे, जो हैं जैसे हैं इंडिपेंडेंट वो रह सकते हैं। क्लियर। कॉजेज क्या है मुगल एम्परर के डिक्लाइन के, ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो वीक सक्सेशन हुआ है, जो सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक थे, उनकी पॉलिसीज बहुत बेकार थी, इन द सेंस कि उन्होंने पॉलिसीज को अच्छे से फ्रेम नहीं किया।
और एक तो उनको टाइम पीरियड भी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाया, एक ही को मिला था मोहम्मद शाह को, पर मोहम्मद शाह ने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया। मोहम्मद शाह अपनी लग्जीरियस लाइफ में बिजी थे। फिर जो आसपास के नेबरिंग रूलर्स थे उन लोगों का भी राइज हमें देखने को मिला। सिक्स जो थे वो एक प्रोमिनेंस में आ रहे थे। मराठा मराठा पावर बहुत ज़्यादा राइज कर गई थी अंडर द पेशवाई। क्लियर। पेशवा बनने के बाद जब पेशवा आपके थे कौन से, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर आता है पेशवा बाजीराव, तो उनके अंडर पेशवाई ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और मराठा साम्राज्य दिल्ली तक आ गया था आपका। लाहौर तक वो पहुंचे, लाहौर दिल्ली, तो वहां तक वो आ गए थे। इवन मुगल एम्परर को पेशवा की मदद लेनी पड़ी थी क्या बोलते हैं सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मेजर फैक्टर और कौन कौन से रहे थे। शिफ्टिंग अलीजेंस ऑफ जमींदार, तो जो जमींदार थे जो बनाए गए थे बाय दी मुगल एम्परर्स, देखो उनका क्या हुआ था, ये हेरिडिटरी ओनर हुआ करते थे लैंड के। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको राय बोला जाता था, राजाज, ठाकुर, खुद, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ चुका है। देशमुख, क्या पता बोलते हैं राय, राजाज, ठाकुर, खुद और देशमुख, ये कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होते थे, जमींदार होते थे। हालांकि इनकी जो लॉयल्टी होती थी वो किसी के साथ नहीं होती थी, जो प्रोमिनेंस में है, जो पावर में है, ये उनकी तरफ शिफ्ट हो जाया करते थे। फिर आता है आपका जागीरदारी क्राइसिस। क्लियर। जागीरदारी क्राइसिस में क्या हुआ, जो मनसब और जागीर दिए गए थे वो लोग क्या करने लग गए थे, वो अपने एरिया को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना रूल करने लग गए थे, जिसकी वजह से मुगल एम्परर को कई बार आपका क्या नहीं मिल पाते थे, कई बार फाइनेंशियल चीज क्या बोलते हैं फाइनेंस नहीं उतना अच्छे से मिल पा रहा होता था। और जो आपके मनसब्स होते थे उनको क्या होना, उनको आपकी आर्मी को मेंटेन करना होता था। ठीक है, आर्मी मेंटेन करके चलना था, जिसमें कि आपका जात और सवार, ये दो चीज आपके मनसब में बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। फिर लेटर ऑन इन्होंने ये भी रेगुलेट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो सेंटर में कोई अच्छी अथॉरिटी है नहीं, अच्छी होने का मतलब कोई पावरफुल अथॉरिटी नहीं है। जब जब सेंटर में कोई पावरफुल अथॉरिटी नहीं रहेगी तब तक जो रीजनल पावर्स है उनका राइज होगा, और जैसे ही सेंटर में कोई पावरफुल अथॉरिटी आएगी तब तब रीजनल पावर्स आपकी थोड़ा सा सब्जुगेट होकर रहेंगी। सब्जुगेट होकर रहने का मतलब कि वो सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। और इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है दैट इज बंगाल। बंगाल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो फ्रॉम एंशियंट टाइम, जब जब आपका जो सेंटर में यानी कि दिल्ली के तरफ में जो भी रूलर था, जैसे ही उसका रूल थोड़ा सा भी डाउन होता था, उसकी जो पावर थी, जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा भी डाउन होता था, सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने वाला, क्योंकि देखो दिल्ली समवेयर अराउंड आपका यहां पर है, ठीक है, और यहां से बंगाल बहुत ज्यादा दूर है। तो जब भी दिल्ली में किसी का भी इन्फ्लुएंस कम होता था या यहाँ पे सक्सेशन होता था, ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट जो डिक्लेयर करता था दैट इज बंगाल। और ये आप देख सकते हो, ये आपका खिलजियों के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपके कौन जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, ठीक है, तो उस समय भी आपका बंगाल सबसे पहले अलग हुआ था, और फिर बंगाल को जीतने के लिए मलिक कफूर वगैरह को भेजा गया था। तो जब भी आपका सक्सेशन होगा तब बंगाल अपने आप को अलग करके मानेगा, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रीजनल एस्पिरेशंस भी ग्रो हो रही थी। ठीक है, अब रीजनल एस्पिरेशंस मतलब जैसे जाट थे, सिख्स थे, मराठास थे, वो चाह रहे थे कि उनका अपना कोई बड़ा एम्पायर बने। हालांकि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आ पा रहा था पॉलिटिकल इवेंट्स में, बट फिर भी दे स्टिल वांट कि भाई वो एक अलग से अपना एम्पायर खड़ा करे, जिसमें कि कुछ लोग कामयाब भी हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके मुर्शिद कुली खान हुए, निज़ामुल मुल्क हुए, बुरहानुल मुल्क हुए, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कामयाब हुए इसमें। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे मराठा थे, वो सबसे पहले आपके मुगलों के बहुत बड़े एनिमी थे। फिर लेटर ऑन जब मुगलों ने उनको सरदेश मुखी और चौथ, अब बता देता हूँ क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू आ रहा है आपका 100, ठीक है, तो इसका 1/4% आपका कौन लेगा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा। अब इसको आप प्रोटेक्शन मनी बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, उनके ऊपर टैक्स लगा है 1/4 का, उसी को बोला जाता है चौथ। अब सरदेश मुखी क्या होती है, एडिशनल 10%। क्लियर, एडिशनल 10% ऑन चौथ, यानी कि जो चौथ लिया उस पर एडिशनल 10% का आपका सरचार्ज लगेगा। क्लियर, तो ये दो चीजें आपके मुगल्स को मिल गई थी, वो इन चीजों को रख सकते थे। अब और क्या था, द नंबर ऑफ आमिर एंड देयर रैंक्स एंड मनसब इंक्रीज शार्पली ओवर टाइम।
ठीक है। अब जैसी जागीर बढ़ाई गई, ज़्यादा लोगों को जागीर मिल गई तो उनको लैंड मिल गई। अब उनको लैंड मिली तो वो लोग फिर अपनी मनमानी करने लग गए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। क्लियर। अब रीजनल स्टेट्स हुआ तो यहाँ पर देखो जैसे ही राइज करना स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पर क्या हो गई, सक्सेसर स्टेट्स बने। क्लियर। सक्सेसर स्टेट्स कैसे आपके, जैसे हैदराबाद, हैदराबाद हो गया यहाँ। और कौन सा हो गया यहाँ पर आपका, सेकंड हो गया आपका अवध, फिर हो गया आपका बंगाल। तो ये बने आपके सक्सेसर स्टेट्स। फिर लेटर ऑन यही लोग या फिर अलग से इंडिपेंडेंट किंगडम भी बनने स्टार्ट हुए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है आपका मैसूर। अब देखो मैं इन्हें सक्सेसर स्टेट बोल रहा हूँ, मैं इन्हें इंडिपेंडेंट किंगडम बोल रहा हूँ। क्लियर। अब इसमें फर्क देखो, सक्सेसर स्टेट वो जो इंडिपेंडेंट हुए, पार्शियली इंडिपेंडेंट हुए, उन्होंने जो आपकी मुगल थे उनकी अथॉरिटी को इवन एक्सेप्ट किया कि ओके हम मुगल एम्परर को अभी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट हम अपना एक तरीके से डोमिनियन बना दिया हमने कि इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ का ये लोग संभालेंगे, बट वो लोग मुगल एम्परर को भी मानेंगे, उनको लॉयल्टी देते रहेंगे। क्लियर। इंडिपेंडेंट किंगडम ने साफ साफ बोल दिया कि भैया हम तो मानते ही नहीं है। इसमें कौन आ गया आपका, मैसूर आ गया, राजपूत आ गए इसमें इंडिपेंडेंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर लेटर ऑन आते हैं आपके नए राज्य। अब नए राज्य कौन कौन से, जैसे सिक्स, जाट। ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट हैदराबाद। तो देखो यहाँ पे हैदराबाद के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है, आसफ जा। क्लियर। और इनका दूसरा नाम है किलिच खान, और इनको पॉपुलरली बोला जाता है निजामुल मुल्क। तो तीनों नाम याद रख लो, आसफ जा, ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है किलिच खान, और इन्हीं को बोला जाता है आपका निजाम उल मुल्क। क्लियर। ये तीन नामों से आपके जाने जाते हैं ये। और ये बहुत बार आपके CDS CAPF में रिपीटेडली पूछा गया है। आपको अगर देखना है तो आप PYQ उठा के देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई फैक्ट मिले उसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लेटर ऑन ही डिफीटेड एंड किल। देखो हुआ क्या था, इसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जो आपके मुगल एम्परर थे, ठीक है, किनकी मदद करी थी इन्होंने, बताओ। निजामुल मुल्क ने किनकी मदद करी थी, फर्रुखसियार की। ठीक है। फर्रुखसियार की इन्होंने मदद करी थी, किसको, सैयद ब्रदर्स को मारने में। अब फर्रुखसियार ने क्या, फर्रुखसियार ने, क्योंकि हैदराबाद तब मुगल एम्परर के अंडर ही आता था, तो इन्होंने किसको भेजा, मुबारक, इन्होंने मुबारक खान को भेजा एज दी सूबेदार ऑफ हैदराबाद, कि आप जाइए, आप हैदराबाद में रहिए। क्लियर। बट निजामुल मुल्क को ऐसा लगा कि शायद उनको जाना चाहिए था और उनको अपना इंडिपेंडेंट किंगडम भी बनाना था। तो फिर लड़ाई हुई किस किस के बीच में, आपके मुबारक खान के बीच में और आपके निजामुल मुल्क के बीच में। और फिर इन्होंने मुबारक खान को मार दिया था, कौन से में, बैटल ऑफ सरखेड़ा। ठीक है, शकर खेड़ा। अगर कभी आपसे पूछा जाए शकर खेड़ा किस से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सक्सेशन या फिर आपके हैदराबाद से रिलेटेड है। और ये कब हुई थी, 1764 के, 1724 के लगभग। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1724 में। इन्होंने दक्कन के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया और फिर वहां पर अपना एक क्या बोलते हैं डायनेस्टी सेटअप की, और उसको बोला गया आसफ जा डायनेस्टी। फिर बात कर लेते हैं अवध की। अवध में देखो कौन आए थे आपके, अवध में आए थे बुरहानुल मुल्क। ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है, सादत खान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सादत खान की बात हो रही है। इन्होंने भी मदद करी थी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट दी सैयद ब्रदर्स विच रिजल्ट इन हिज बिग गिविंग ऑफ इंक्रीज मनसब। तो सेम चीज, क्योंकि इन्होंने फर्रुखसियार की मदद करी थी तो फिर इनको इतनी ताकत मिल गई कि ओके ये अपना जा सकते हैं। लेटर ऑन हुआ क्या था, जब नादिर शाह इंडिया में आए थे, उन्होंने पहले तो मोहम्मद शाह रंगीला को के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे। फिर उन्होंने अवध के ऊपर भी अटैक किया, शादत खां के ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस लगाए, बहुत सारे उनसे वॉर इंडेमिनिटी मांगी।
अब ये इसको चुका नहीं पाए तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो सक्सेसर थे वो कौन थे? अब्दे सफदर जंग। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सफदर जंग बने आपके क्या? नवाब ऑफ अवध। क्लियर। अब फिर बंगाल की बात करें तो मुर्शिद कुली खां बने आपके फाउंडर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर इनको सक्सीड किया था 1727 में सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन को सक्सीड किया था सरफराज खान, और सरफराज को मार के अलीवर्दी खान ने सक्सीड किया था। फिर अलीवर्दी खान के जो पोते थे, ठीक है, अलीवर्दी खान के क्या थे? पोते थे आपके कौन? सिराजुद्दौला। फिर इनकी लड़ाई हुई थी कहाँ? 1757 में विद दी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लड़े और हार गए। बाकी मैं कहानी आपको बता चुका हूँ कि फिर मीर कासिम और मीर जाफर किस तरीके से उनको नवाब बनाया गया, लेटर ऑन वो कहानी हम पढ़ चुके हैं। जब आप राजपूत की बात करोगे, राजपूत ने 18वीं सेंचुरी के बाद अपने आपको इंडिपेंडेंट घोषित किया। क्लियर। एट वन टाइम द राजपूत कंट्रोल द एंटायर टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द साउथ ऑफ दिल्ली अप टू वेस्टर्न कोस्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर मैसूर की बात करें तो मैसूर में आपकी सबसे पहले एक वोडियार डायनेस्टी हुआ करती थी। क्लियर। हालांकि इस वोडियार डायनेस्टी को हटा के, क्योंकि वोडियार डायनेस्टी के जो रूलर थे वो उतने एबल रूलर नहीं थे, उनको हटा के आपके एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़े और उनका नाम क्या था? उनका नाम था हैदर अली। ठीक है। उन्होंने वोडियार डायनेस्टी को ख़त्म किया और हैदर अली क्या बने? निज़ाम ऑफ मैसूर बने और उन्होंने फिर वहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया। अब हैदर अली थे, इनको सक्सीड किसने किया था? इनको सक्सीड करने वाले थे कौन? टीपू सुल्तान। और ये तो बहुत न्यूज़ में रहे हैं तो इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना, तो फिर इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आपके? एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर। और आई थिंक आप लोगों को मैं बताया भी था एंग्लो मैसूर वॉर कब कब हुए थे। तो क्रोनोलॉजी से याद करना कौन कौन सी ट्रीटी हुई हैं, आगे चलते हुए भी पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा हमें। केरला। केरला में कौन थे आपके? मार्टेंड वर्मा थे, जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था। कहाँ पे? ट्रावनकोर को अपनी कैपिटल। क्लियर। आज का जो आप ये देखते हो ना मालाबार कोस्ट के अराउंड पूरा कोचीन वगैरह वाला एरिया, तो वहीं पर इन्होंने अपना सेटअप किया था। ठीक है। तो इनकी जो बाउंड्रीज थी वो कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक आया करती थी। फिर बात करें जाट की, तो जाट लोगों ने भी अपना क्या बोल रहे थे? पूरा रूल सेटअप किया था अराउंड दिल्ली, मथुरा। ठीक है। इन्होंने इवन औरंगजेब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था। अब देखो जाट, जब आप जाट लोगों की बात करोगे तो उसमें कुछ ही जाट रूलर है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में है। ठीक है। पहला तो इन्होंने क्या करा था? फर्स्ट मेजर रेबेलियन करा था बाय द जाट्स अगेंस्ट मुगल इंपीरियल फोर्सेस इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट 1669। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल। फिर आपके आते हैं कौन? दो व्यक्ति आते हैं, चूरनमल या चूरामान और बदन सिंह। ठीक है। इन्होंने बसाया था आपका भरतपुर में क्या? जाट किंगडम। क्लियर। और ये भरतपुर को आपको अच्छे से याद रखना है। भरतपुर के बारे में आपको मैं 1857 के रिवोल्ट में भी बताऊंगा। मोस्टली लोग वो नहीं पढ़ते भरतपुर में कौन थे, तो वहां पर भी जाट लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी आपका पार्ट लिया था। क्लियर। लेटर ऑन जो सूरजमल थे उनके टाइम में जो जाट पावर थी वो अपने जिनिथ पे पहुंची थी, यानी कि सबसे अच्छा जो समय था वो सूरजमल के टाइम जाट पावर ने देखा था। फिर बात कर लेते हैं सिख्स की। देखो सिख के बारे में बताऊं तो मैं सबसे पहले जो आपका गुरु गोविंद सिंह थे उनके टाइम पे आपका खालसा वगैरह हुआ करता था। ठीक है। लेटर ऑन जब औरंगजेब की लड़ाई हुई फिर खालसा वगैरह को हटाया गया। फिर आपके जो मिसल बने, ठीक है, पहले तो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके बाद कौन आए आपके? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के टाइम पर रेबेल किया। लेटर ऑन गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया गया और उनको भी मार दिया गया जब तब। और ये जो बंदा सिंह एक सेकेंड, गुरु गोविंद सिंह जो कि गुरु तेग बहादुर के बाद आए थे। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे आपके बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है नामों में, वहाँ भी मैंने बहादुर देखा तो मैंने आपको वो वाली कहानी बता दी। बट यहाँ पर आए थे आपके बंदा सिंह बहादुर, जिनको कि जो कि पकड़े गए थे किसके टाइम में? फर्रुख सियार के टाइम में। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर ने कब अपना रिवोल्ट करा था, कब उनको पकड़ लिया गया था,
तो ये कब हुए थे? ये फर्रुखसियार के टाइम पे इनको पकड़ा गया था, लेटर ऑन इनको मार दिया गया। पर उसके बाद क्या हुआ, जो आपके मिस्र थी, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में थी, उन सबको यूनाइट किया एक व्यक्ति उठे, रंजीत सिंह। उन्होंने 12 मिसलें थी, उन मिसलों में से वो आते थे कौन से? सुकर चकिया मिसल से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके रंजीत सिंह थे वो सुकर चकिया मिसल से आते थे। ठीक है, और इन्होंने फिर अपनी 12 जो मिसलें थी उनको यूनाइट किया और एक सिख एम्पायर बनाया। फिर इन्होंने लाहौर को कॉन्कर किया 1799, फिर अमृतसर। हालांकि इन्होंने देखो 2 ट्रीटी साइन करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। पहला तो था ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड सेकेंड ट्रीटी इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्होंने साइन की थी। लाहौर की जो टाइमिंग थी वो थी 1799 और इसकी थी 1802। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या बोल दिया गया था कि जो सतलज है, ठीक है, जो आपका सतलुज है, उसको एज अ बाउंड्री मान लिया जाएगा बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आपका सिख एम्पायर। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं मराठाओं की बात करें तो मराठाओं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ तो इसमें शिवाजी थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। लेटर ऑन शिवाजी के बाद जो मेन प्रोमिनेंस देखी गई है मराठाओं के पावर की, वो देखी गई है पेशवाई में। ठीक है, जब पेशवा, जो पेशवा एक ना कोई नाम नहीं होता था, पेशवा इज अ पोस्ट। क्लियर? जो किसको मिलती थी? ब्राह्मण्स को। ठीक है, पेशवा इज अ पोस्ट जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो शायद आप राजपूत में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट पेशवा वर ब्राह्मण्स। क्लियर? तो पेशवा हुआ करते थे। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा आपके थे कौन? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्लियर? पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। फिर इसके बाद पेशवा बाजीराव। ठीक है, फर्स्ट। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इनके बाद के भी पेशवा थे, लेकिन उनको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं पढ़ना, क्योंकि इन्हीं दो के टाइम आपकी पेशवाई में बहुत से चेंजेस आए थे। फर्स्ट चेंज, इट बिकम हेरिडिटरी। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये आया था। इसका मतलब हेरिडिटरी बनी, यानी कि पेशवाई इससे पहले भी हुआ करती थी। तो ये ध्यान रखना है कि ऑल्दो हम बोलते हैं कि बालाजी विश्वनाथ इज द फर्स्ट पेशवा, बट जो पेशवा पोस्ट थी वो उससे पहले भी हुआ करती थी। तो कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसे आए कि फर्स्ट पेशवा, तो आप अगर वहां पे ऑप्शन में बालाजी विश्वनाथ दिया है तो बालाजी विश्वनाथ के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर बालाजी विश्वनाथ नहीं दिया है तो आपको कुछ और देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या हो सकता है आंसर। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। फिर जो मराठाओं की जो रूल था, जो अथॉरिटी थी, उसको चैलेंज किया अहमद शाह अब्दाली ने इन 1761। फिर आप बात कर रहे थे रोहिलखंड और फरुखाबाद की। ठीक है, रोहिलखंड और फरुखाबाद में आपके अफगान रूलर्स हुआ करते थे। ठीक है, चलो अब ये रीजनल स्टेट्स के बारे में तो इतना रहा। अब हम बात कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की थी। ठीक है, इंडिया में किस तरीके की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस समय देखने को मिलती थी हमें। अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी हुआ करती थी एक तरफ, और एक तरफ एक्सट्रीम लग्जरी। ठीक है, यानी कि हमको दोनों एक्सट्रीम देखने को मिल सकते हैं, और ये तो हम अभी भी देखते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सफैम की रिपोर्ट की, तो वो हमें यही बताता है, एक तरफ तो वेल्थ क्या है, कंसंट्रेटेड है, दूसरी तरफ वेल्थ है ही नहीं। क्लियर? तो ये तब के टाइम से चला हुआ आ रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा टेक्निकली तो थोड़ा बैकवर्ड था, यानी कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स का अभी भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हार्ड वर्किंग होने की वजह से, यानी कि इतना ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, फिर भी एग्रीकल्चर में ठीक ठाक प्रोडक्शन हो जाता था। बट डिस्पाइट प्रोडक्शन, अब क्या होता था कि जो फार्मर्स हो रहे थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन इम्पोज कर दिए जाते थे बाय ज़मींदार, बाय जागीरदार्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, जमींदार और जागीरदार की वजह से जो एग्रीकल्चर था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था। हालांकि ये जो था, ये सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो ब्रिटिश रूल के टाइम हुआ था। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें तो ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ मुगल, ठीक है, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्ट थी, वो फिर भी सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। क्लियर? दे वर सेल्फ सफिशिएंट,
यानी कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हम क्या बनाते थे, जैसे हमारे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चलता था सिल्क। ठीक है, सिल्क से बनी हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको मैं बताऊं, जब ब्रिटेन से लोग मंगाते थे सिल्क, तो 3 3 महीने, 4 4 महीने, 6 6 महीने की वेटिंग हुआ करती थी। और हमारे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एक कपड़ा हुआ था वो था कैल्सियो। वो एक सिल्क का प्रकार होता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्रेड ट्रेड में तो हम अच्छे खासे थे। हाँ, ये जो ट्रेड, जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड था, इसको ख़त्म कर रहा जो गया था, वो किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हमारे आर्ट एंड कल्चर को तबाह किया। क्लियर। तो हम लोग क्या करते थे, अब हम सेल्फ सफिशिएंट थे, तो हम क्या करते थे, हम एक्सपोर्ट करा करते थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ध्यान में रख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या करते थे, यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाते थे। अब जब वो यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे लिए तो वो एक्सपोर्ट हो गया। इसके एवज में हमें क्या मिलेंगे, गोल्ड कॉइन या फिर सिल्वर बुलियन। ठीक है, ये दो चीज हमें मिलेंगी। इसकी वजह से हो क्या रहा था, हमारे यहाँ पर वेल्थ आ रही थी। ठीक है, वेल्थ राइज हो रहा था, और यहाँ से, ठीक है, इधर से वेल्थ लूज हो रही थी। बट लेटर ऑन, जैसे ही 1765 के बाद ये पूरा चेंज हो गया। 1765 हुआ क्या, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 3 जगह के दीवानिया राइट। फिर उन्होंने बाहर से पैसा मंगाना बंद कर दिया, और यहीं से इंडिया से ही पैसा कमा के चीज़ें बाहर बेचने लग गए। लेटर ऑन उन्होंने ये सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ही खत्म कर दी। क्लियर। एट द टाइम ऑफ मुगल एम्परर, व्हेन वी वर द मेजर एक्सपोर्टर, कट टू टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वी वर द मेजर इंपोर्टर। क्लियर। तो हमारा जो एक नेचर था वो चेंज हो गया, फ्रॉम एक्सपोर्टर टू मियर इंपोर्टर। क्लियर। एक्सपोर्ट हमने ब्रिटिश एम्पायर के टाइम भी किया, बट ओनली ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे यहाँ आया करते थे, हम उन्हें ही यूज़ करते थे। पहले क्या होता था, हम अपने यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कभी आपसे अगर ऐसे वगैरह में लिखने के लिए आ गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। एजुकेशन का स्तर कैसा था, देखो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन हुआ करती थी, पाठशालाज में पढ़ाया जाया करता था बच्चों को। ठीक है, और मदरसों में पढ़ाया जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सोशल स्टेटस कैसा था, देखो इंडिया में जो फैमिली सिस्टम था वो शुरू से ही पेट्रियार्कल रहा है, और यहाँ पर कास्ट एक सेंट्रल फीचर रहा है, अगर हम हिंदूज की बात करें। क्लियर। अब हिंदूज में भी 4 वर्ण हैं, और ये 4 वर्ण जो है, इसके बारे में सबसे पहले कहाँ बात करी गई है, पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त में बात करी गई है कि जो पुरु थे उनके सर से निकले ब्राह्मण, कंधे से निकले सोल्जर्स, ठीक है, थाई से निकले वैश्य, और जो पैर थे उनसे निकले शूद्र। तो ये पुरुष सूक्त में लिखा गया है। क्लियर। तो पुरुष सूक्त में ओरिजिन देखने को मिलता है हमें 4 वर्णास का। बट अगर वो सब हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ओके एंशियंट इंडिया में या एंशियंट वैदिक काल में कैसा था और लेटर वैदिक काल में कैसा था। तो अभी हमें वो नहीं पढ़ना, बस अभी 4 वर्णास के बारे में समझो। क्लियर। फिर जो कास्ट थी वो सब कास्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, सब कास्ट में, जातियों में। ठीक है, तो जाति इसमें डिवाइड हो गए थे, तो लगभग बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन होने लग गया था। अब ये जो कास्ट थे, पंचायत थी, ये क्या करते थे, अपने जो कास्ट बेस्ड नॉर्म्स थे वो सोसाइटी में अप्लाई करते थे। फॉर एग्जांपल अभी भी आपने देखा होगा कहीं घर पर आपकी कैसी होती है, पंचायत जो होती है वो कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स को अभी भी, खाप पंचायत आपने सुना होगा, तो वो अभी भी अपने नॉर्म्स को पुश करती है लोगों के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मुस्लिम्स की बात करें, ऑल दो वहाँ पर सोशल इक्वालिटी की बात करी जाती है, बट स्टिल दे वर ऑल्सो डिवाइडेड एट दैट टाइम बिटवीन शिया एंड सुन्नी। ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत टाइम से चला आ रहा है। अगर आप लोगों को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस। हालांकि सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, और भी सेक्ट है मुस्लिम धर्म में, जैसे ईरानी हो गए, अफगानी हो गए, तुरानी हो गए, फिर हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हो गए। फिर इसमें इंडिया में आपके शरीफ मुस्लिम पाए जाते थे, जो नोबल्स थे, स्कॉलर्स थे। वेयर एज जब अजलफ की बात करें, अजलफ मुस्लिम वो क्या होते थे, लोअर क्लास मुस्लिम हुआ करते थे।
क्लियर, जिनको लोअर पोस्ट में रखा गया था। तो इतना ध्यान रखना है। लेटर ऑन हम अगर बात करें पोजीशन ऑफ विमेन, वुमेन की स्थिति कैसी थी सोसाइटी में, तो सोसाइटी देखो पेट्रियार्कल तो पहले से थी, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में पेट्रियार्की थी तो इंडिविजुअलिटी ऑफ विमेन, यानी कि अगर विमेन को कोई इंडिविजुअल चॉइस, उसका मतलब बहुत कम हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। जैसे अपर कास्ट जो वुमेन्स थी वो एजुकेशन ले सकती थी, बट वो अपने घर तक, सॉरी ये हाउस होना था यहाँ, बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू देयर हाउस, वो सिर्फ घर का काम करती थी, ऑल दोनों एजुकेशन मिलती थी। लोअर कास्ट जो वुमेन हुआ करती थी वो फील्ड्स में जाके काम करा करती थी आउटसाइड होम्स, ताकि वो फैमिली इनकम में हाथ बटा सके। और फिर कुछ ट्रेडिशनल इविल्स भी हमारी सोसाइटी में स्टिल कैरी ऑन हो रहे थे, उनमें से एक था पर्दा सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, पॉलीगैमी, ये सब कुछ चीज़ें थी जो अभी भी हो रही थी। अच्छा, जब आप सती की बात करोगे तो मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया था मैंने, आई होप आपको याद हो, कौन से पोर्चुगीज थे, वो पोर्चुगीज गवर्नर थे जिनके अंडर में अबॉलिशन ऑफ सती की बात हुई थी। बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट सोचो सोचो, कौन से थे वो पोर्चुगीज। अगर ये याद रह गया आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेना, मिल जाएगा, पर इस आंसर को कमेंट जरूर कर देना। लास्ट हम बात करेंगे स्लेवरी के बारे में, ठीक है। स्लेवरी देखो, जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में भी स्लेवरी है, इसका मतलब यूरोप में भी स्लेवरी हुआ करती थी। क्लियर, बट इंडिया में स्लेवरी और यूरोप में स्लेवरी में बहुत डिफरेंस था। क्लियर, अब यहाँ पर क्या हुआ करता था, देखो जो लोग थे जो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस हुआ करते थे, उन सब लोगों को स्लेव्स बना लिया जाता था। हालांकि इंडिया में जो स्लेव्स की हालत थी वो थोड़ी सी अच्छी थी, ठीक है। जो स्लेव्स थे उनको हेरिडिटरी सर्वेंट्स की तरह माना जाता था, यानी कि पिताजी, उनके बेटा जी, फिर उनके बेटा जी और उनके बेटा जी। क्लियर, बट उनको बिल्कुल ऐसे मीनियल लोगों की तरह नहीं माना जाता था, उनको फिर भी थोड़ा बहुत उनको अच्छे से ट्रीट करा जाता था। मैरिज हुआ करती थी स्लेव्स के बीच में, और उनके जो ऑफस्प्रिंग हुआ करते थे, इट मीन्स उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो फ्री सिटीजन हुआ करते थे। क्लियर, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम देख लेते हैं, क्या था, क्या किस तरीके से डेवलप हुआ। क्लियर, देखो हालांकि इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पहले से बहुत रिच था, ठीक है, बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ टर्क्स एंड मुगल फोर्सेस बहुत से लैंडमार्क चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, दैट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता, ठीक है, गुप्ताज के टाइम पे आपका क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड चल रहा था। बट जब आपके टर्क्स आए, मुगल फोर्सेज आए, तो उन्होंने कुछ चेंज लाए, जैसे कि बल्बियस टॉम्स। अब बल्बियस टॉम्स क्या होते हैं, देखो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरीके के आपके जो टूम्ब देखने को मिले ऐसे गुंबद से, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने को देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, डबल टूम्ब, जिसमें कि अगर इस तरीके से है तो यहां पर एक तो टूम्ब ये हो गया, फिर इसके अंदर इनसाइड में ऐसे टूम्ब, तो ये हो गया डबल टूम्ब। ले, तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज, यूज ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, लिखना ऑन द वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें क्या होती थी कि कुरानिक, जो कुरान थी उसके कुछ आप उनके जो कुरान में जो लिखा हुआ होता है उन चीज़ों को लिखा करते थे। क्लियर, अदर नोटेबल फीचर क्या हुआ करते थे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस समय पे बनी, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने बनाई, जैसे शाहजहां, ठीक है, ताजमहल हो गया, मोती मस्जिद हो गया, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें बनाई गई, लेटर ऑन भी बनाई गई आपके। जैसे कि इनमें से एक था लखनऊ में असफुद्दौला ने बनाया था बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, 1784 में। फिर आपके जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने बनाई थी पिंक सिटी ऑफ जयपुर, ठीक है, और इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई थी दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है कि जो पिंक सिटी थे वो किसने बनाई थी, जयसिंह ने बनाई थी। अगर मैं आर्ट की क्षेत्र में बात करूँ तो आर्ट के क्षेत्र में उर्दू लैंग्वेज का उदय हमने इस समय देखा। क्लियर, उर्दू लैंग्वेज के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, मीर, सौदा, नज़ीर, मिर्ज़ा गालिब। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आर्ट और उर्दू लैंग्वेज के बढ़ने के पीछे एक और कारण भी था, जो आपके लास्ट मुगल एम्परर थे, कौन थे, बहादुर शाह
जफर, वो खुद एक बहुत बड़े पोएट थे। क्लियर, जो जफर था वो उनका पेन नेम हुआ करता था। जब भी वो लिखते थे वो पेन नेम, यानी कि जो कवि होते हैं वो अपना नाम और अपना पेन नेम अलग रखते हैं, तो जफर उनका पेन नेम हुआ करता था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज दी, उसकी वजह से उर्दू का उदय हमें देखने को मिला। क्लियर, साउथ इंडिया में हमने मलयालम लिटरेचर का उदय देखने को मिला, जिसमें कि एक आपके हैं काला ककतू कुच्चन नइम्बर। क्लियर, इनका हमें उदय देखने को मिला। इन्होंने मलयालम लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। फिर तमिल लैंग्वेज की बात करें तो एनरिच बाय सितार पोइट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है कि इस तरह की कुछ चीज़ें हमें रेगुलरली वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो आज का जो लेक्चर था बच्चों वो यहीं तक था। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादातर लोगों के पास इस लेक्चर को पहुँचाएं, ताकि हमारी जितनी रीच पहुँचेगी उतना ही हमें अच्छा लगेगा, हम आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी लेक्चर्स आने में, इट इज़ क्योंकि हमारे सबके एग्ज़ाम्स भी थे, तो उस चक्कर में हम थोड़े से बिजी हो गए थे। बट अब ट्राई करेंगे कि हम कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लेक्चर लाते रहें। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग बहुत ही खुश रहें, हैप्पी रहें, और साथ साथ आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम फटाफट क्लियर करें। धन्यवाद।